कला इंसान को समाज से जोड़ती है और कहानियाँ उसे आत्मा से। अभिनय करना केवल किरदार निभाना नहीं होता, बल्कि उन भावनाओं को जीना होता है जो दर्शकों के दिलों में उतर जाती है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रोमा पंडित और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम उड़ान में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे ही बहुमुखी कलाकार से जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेकर एक्टिंग में, सिनेमा में, थिएटर्स में हर जगह अपनी एक नई पहचान बनाई है। चाहे बात हो मंच की या बात हो कैमरे के सामने की, इन्होंने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान नीरज नेगी जी का। थैंक यू सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दूरदर्शन की पूरी टीम और सभी दर्शकों की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू रोमा जी, थैंक यू। सर, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू एक्टिंग, कुड यू प्लीज़ वॉक अस थ्रू योर जर्नी? इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो लाइक छोटे से ही मुझे फिल्म्स देखने, कार्टून्स देखने का बहुत शौक रहा है बचपन से ही। तो मेरा छोटा भाई जो है, हम लोग मिलके, हमारे घर में ना पहले डिश नहीं होती थी, केबल जो होती है, तो गर्मियों की छुट्टियों में घर वाले लगवाते थे। तो मेरा पहले ही होता था कि एग्ज़ाम जैसे ही लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, डिश वाले के यहाँ जाना, बुलाना, बोलना केबल लगाओ। एंड देन मैं फिल्में देखता था, कार्टून्स देखता था। तो ऐसे ऐसे शुरुआत हुई। देन मैं अमिताभ बच्चन जी की पिक्चरें बहुत देखता था छोटे में, उनकी लाल बादशाह से लेकर आज का अर्जुन, ये सब ना नॉस्टैल्जिया है इन फिल्मों को देख के। शाहरुख खान की बादशाह। तो पता ही लगा कि मतलब ऑर्गेनिकली कैसे डेवलप हो गया। मैं साइंस का स्टूडेंट था, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, और उसके बाद मैं बीटेक भी किया मैंने। आई वॉज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और रुड़की से मैंने पढ़ाई करी। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि पढ़ाई करते करते मुझे पता लगा कि प्रोफेशनली भी एक्टिंग होती है, क्योंकि जिस शहर से मैं आता हूँ, लाइक वैसे तो मैं पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, बट पापा की पोस्टिंग काशीपुर साइड रही, तो हम वहाँ रहे। तो बिल्कुल एक्सपोजर नहीं था थिएटर कैसे करना है ना। आर्ट को भी लोग प्रोफेशनली करते हैं। जी। तो वहाँ पे जाते जाते मैंने नुक्कड़ नाटक शुरू करे कॉलेज में, IITs में जाके हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। अब जैसे कई सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स होते थे, तो वो देखते थे कि लड़का लगा रहता है, तो बोलते थे कि NGOs वाले बोलते थे कि नीरज हमारे लिए भी कुछ लिख दो ऐसा करके। तो ऐसे ऐसे शुरू हुआ, मज़ा आने लग गया। फिर बेचैनी होने लग गई पढ़ाई के दौरान। मैंने बोला पढ़ाई तो कर रहा हूँ, बट ज़्यादा मज़ा उसमें आ रहा है, तो क्या करना चाहिए। फिर कैफ़े में बैठ के मैं सर्च करता था कि कैसे होता है, एक्टिंग कैसे सीखते हैं जी। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें स्टार्ट हुई। अच्छा, माँ बाप की संस्कारों और मूल्य को जीवन की नींव बनाकर आप हमेशा से आगे बढ़ते आए हैं। आपकी सक्सेस के पीछे आपके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। हाँ जी। तो उनका क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि अभी मैं इंजीनियरिंग नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है? तो वैसे तो टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब हर किसी के लिए डिफ़िकल्टी होगा, लाइक जी। क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में कोई आर्टिस्ट नहीं है, और जैसे अगर आपकी फैमिली में कोई आर्टिस्ट हो तब तो आप पता रहता है कि आर्ट लाइफ कैसी है। तो उनके लिए हाँ, क्योंकि पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं, है ना, सिंपल सी फैमिली है। बट शॉकिंग था उनके लिए स्टार्टिंग में, बट ये है कि बिलीव बहुत करते हैं मेरे पे ना। तो और मुझे लगता है उनकी वजह से ही मेरे को ये सपोर्ट मिल पाया, क्योंकि मेरे जर्नी में ऐसे कई फ्रेंड्स हैं मेरे जो आगे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं है कि वो जो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यार इतना हम बोल नहीं पाते हैं घर वालों को, और हमें डर लगता है। तो इस मामले में मैंने अपने आप को मुझे लक्की समझा है। पर हाँ, पर मैंने भी उनको, मतलब ऐसा नहीं है, मैंने भी उनको एक हौसला दिलाया। मैंने मतलब जैसे मैं ड्रामा स्कूल में एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप से पढ़ा, तो उसके बाद उनको धीरे धीरे लगने लग गया कि ये वाकई में। आप स्टूडियस भी थे? स्टूडियस तो मैं था, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की। पढ़ाई में ठीक था मैं, हाँ, फर्स्ट डिवीज़न रहा हूँ हमेशा से, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। बट उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे को ड्रामा स्कूल में एडमिशन मिल गया, तो वहाँ पे क्या था, पूरे इंडिया से 25 बच्चे जाते हैं। तो उत्तराखंड से मैं अकेला था अपने बैच में, और पढ़ाई फ्री थी हमारी एक्टिंग में, स्कॉलरशिप थी, और स्टाइफन मिलता था महीने का। और सिखाने हमको बड़े बड़े लोग आते थे हमारे टाइम पे। रघुवीर यादव सर आए, पीयूष मिश्रा, गोविंद नामदेव, ये बड़े बड़े नाम हैं थिएटर के और फिल्म जगत के। पंकज त्रिपाठी जी, मेरे साथ लास्ट बैच में ओमपुरी साहब भी आए थे। तो सौरभ शुक्ला सर ने मेरा ऑडिशन लिया था ड्रामा स्कूल के लिए। तो तब से वहाँ से मतलब और हौसला बढ़ गया घर वालों का। उन्होंने बोला कि ये करेगा जी। और बोलते थे बीच बीच में, बट मैं अपने काम में इतना रवा रहा हूँ, मतलब मग्न रहा हूँ। कहा जाए तो वो जुनून ही है जो कुछ भी मुमकिन करा सकता है। जी जी। तो यही है, बस फैमिली वालों को भी लग गया। और ऐसा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे फैमिली वालों के अंदर पेशेंस बहुत है, क्योंकि हमारे लाइन में ना पेशेंस बहुत चाहिए रोमा। क्योंकि एक्टिंग लाइन एक ऐसी लाइन है जो बहुत ही अनसर्टेन लाइन है। मतलब मैं तो इस आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू
मैं सारे लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि इस फील्ड में पेशेंस चाहिए, और अगर आपको जो अपनी मर्जी का काम करना है तो मुझे लगता है उसमें पापड़ तो बेलने ही पड़ते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी का ना जो होता है, जैसे कि एक फ्लावर भी है, मुझे यही वाला फ्लावर चाहिए तो एकदम नहीं मिलेगा वो फ्लावर, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। भले ही उस मेहनत के टाइम पे आपको उस समय वो सक्सेस नहीं मिल रही है, बट वो एक सेटिस्फैक्ट्री होता है आपके अंदर के लिए कि यू आर फेलिंग, बट आप जो फेल भी हो रहे हो तो आप जो आपको करना है आप उसके लिए फेल हो रहे हो। तो मेरे को लगता है मैं ग्रेटफुल हूँ कि एक ही लाइफ मिली है हम लोगों को, और उस लाइफ में जो मुझे करना है मैं वो कर पा रहा हूँ जो मुझे करना है एक्चुअली। अच्छा नीरज जी, आप पौड़ी गढ़वाल से हैं जी, और मुंबई तक का सफ़र कितना चुनौती भरा रहा? चुनौती भरा तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं। कई लोग बोलते हैं कि स्ट्रगल, तो पहली बात तो स्ट्रगल वर्ड ही मुझे बहुत ही एनजी लगता है, मैं उस वर्ड को लेता ही नहीं हूँ, मैं तो उसको एन्जॉयमेंट बोलता हूँ। एक पिकनिक चल रहा है, एक ट्रिप पे हूँ मैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये इस जगह पे जाके ही आपके सपने पूरे होते हैं, बिल्कुल, है ना। आपको पता है एक जगह जाता हूँ, वहाँ पे चॉकलेट्स मिलती है, तो वहाँ जाओगे ना चॉकलेट के लिए, जहाँ सबसे अच्छी चॉकलेट्स मिलती है, तो मैं उस तरह की चॉकलेट्स के लिए ही बॉम्बे गया हूँ जहाँ पे मुझे काम मिलेगा। और जर्नी में क्या होता है कि अगर आप पैशनेट हैं तब आप और चीज़ें नहीं देखते हो कि कितना कंफर्ट से आप रह रहे हो, या आपको सहूलियतें मिल रही हैं वहाँ पे, है ना। क्योंकि अब जब आपको काम करना है, आपको काम से मतलब है। मतलब मेरे को आज भी इतना अफेक्शन नहीं है, मैं जिस स्पेस में रहता हूँ मुझे पता है मेरे को वहाँ सोना है, खाना खाना है, फिर काम पे निकलना है ना। तो ये है कि हाँ, ऑर्गेनिक जर्नी रही है, क्योंकि भटका भी बहुत हूँ, ऑडिशंस देने गलत लोगों के दरवाजे नॉक हुए हैं कई दफ़ा, है ना, क्योंकि कोई ऐसा मेंटोर नहीं रहा बताने वाला, या कोई आर्टिस्ट नहीं रहा फैमिली से, तो उन लोगों को थोड़ा सा बस ये प्रिविलेज है कि उनको पता रहता है कि ये दरवाजे हैं, हमें वो नहीं पता रहता। बट कोई भी चीज़ में लगता है इम्पॉसिबल तो है नहीं। लाइक थॉमस अल्वा एडिसन ने भी 1000 बार ख़राब बल्ब बना के एक अच्छा बल्ब बनाया था, ऐसे इनोवेशंस होते हैं। बट ये है कि हाँ, जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि मुझे चीज़ें बॉम्बे ने, मतलब मैं बॉम्बे के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि बॉम्बे ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और आज यहाँ बैठा हूँ तो मैं शायद बॉम्बे की वजह से ही बैठा हूँ। आपने बोला कि लाखों लोग जो हैं और जो युवा हैं वो प्रयास तो करते हैं दिन रात जी, और मुंबई तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वहाँ कैसे अप्रोच करें और कैसे अपनी एक पहचान बनाएं? तो मैं बस जितने भी जो भी इस लाइन में लोग आना चाहते हैं, यूथ हैं, और आप मानोगे नहीं, मैंने तो कई लोग ऐसे भी देखा है जो मर्चेंट नेवी से रिटायर होके, आर्मी से रिटायर्ड कर्नल्स, व्हेन आई मीट देम इन द शूट, मैं बोलता हूँ कितने साल के हैं, वो बोलते हैं 65 साल के हैं। हमें क्या करते थे आप? कहे मैं कर्नल था, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के पैशन था तो ये करने आ गया हूँ। तो उन लोगों को देख के तो मैं और वो जाता हूँ, मैंने कहा कि क्या बात है जज्बे की, मतलब ना, क्योंकि उस एज में भी लोग आज काम ढूंढ रहे हैं, अपने पैशन के लिए आए हैं। बस पर आपको काम कैसे मिलेगा मुंबई जाके? आप पहुंच तो जाते हैं मुंबई अपने सपनों को लेकर, पर काम कैसे लें? तो देखिए यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, काम कैसे लें। मुझे लगता है आप पहले तो अपनी आर्ट के लिए बहुत मतलब क्या लॉयल रहें, है ना, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, क्योंकि क्या होता है कि इतना बड़ा शहर है, इतना क्योस है वहाँ पे, इतनी पॉपुलेशन है, आदमी वहाँ भटक भी जाते हैं बेसिकली। कई लोग ऐसे मैंने देखे जो 1-2 साल आते हैं, चले जाते हैं, एनर्जी के साथ आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो लंबा गेम है, मतलब ये जमने वाला गेम है। तो मैं यही बोलूँगा, पहले तो अपनी आप सेंसिबल रहें, सेंसिबल एक्टर, मतलब थोड़ा सा एक्टिंग पे काम करके आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको थिएटर ही करना है, आपको मौका मिले आप थोड़ा बहुत किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ें, प्रैक्टिस करें अपनी क्राफ्ट की, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस कैमरे के आगे वही चीज़ देगी जो जैसे जब हमें कॉन्फिडेंस तब होता है, जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं तो लाइनें होती हैं हमारी, जैसे जब तक मुझे वो लाइनें याद नहीं रहेंगी तो शायद मैं कॉन्फिडेंट कितना भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पर लाइनें याद नहीं रहेंगी तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे एक टेक्स्ट याद हो गया, एक पेज का इतना टेक्स्ट है, अब मुझे अच्छे से वो याद है, तो चाहे मुझे उसको रुला के बुलवा लो या हंसवा के बुलवा लो या जो भी सिचुएशन आप दे दें, फिर मैं उसको अपने दिमाग के हिसाब से उसको डायरेक्टर को करके दे दूंगा, डिलीवर कर दूंगा, राइट। उससे क्या होता है कि सामने वाले जो आपके को एक्टर्स भी होते हैं, कोई सीनियर एक्टर भी है, उनका भी टाइम बचाते हैं आप, क्योंकि एट द एंड हमको प्रोडक्शन का कॉस्ट बचाना है और एफिशिएंट रहना है ना। और बात यह है कि आप लोग अच्छे अच्छे ऑडिशंस, सेल्फ टेस्ट रिकॉर्ड भी करें, अप्रोच करना ना छोड़ें। जैसे कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस हैं तमाम बॉम्बे के अंदर, तो जो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं पहले उनकी खोज करें, है ना। रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बॉम्बे के अंदर वैसे तो क्रीम जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो गिने चुने हैं, 7-8 कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो बहुत नोन है, बट अब उनके मतलब उन लोगों से भी काम लेने की कोशिश करी है, ऑडिशंस दीजिए जब उनके आते हैं, बट मुझे लगता है कि R&D बोलते हैं ना, रिसर्च अपनी करते रहिए। जैसे मैं क्या करता था, मैं अभी भी ये करता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये खुद इजाद किया है मैंने, ये फंडा
फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं आपके बॉम्बे के अंदर या कहीं पे भी पूरे इंडिया में फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जब स्क्रीनिंग होती है फिल्म के डायरेक्टर्स आते हैं, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स आते हैं, तो आपको पूरा फिल्म का जो क्रू होता है ना वो मिलता है वहाँ पे। जैसे कोई पर्टिकुलर फिल्म लगी है, जैसे मनोज वाजपेयी की फिल्म है द फेबल, सपोज वो लगी है, तो वो भी आएंगे स्क्रीनिंग में, उनके डायरेक्टर भी आएंगे, तो यू गेट अ चांस टू टॉक टू देम। तो आप बात कर सकते हो डायरेक्टर से, आप रीच कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मेरा नाम ये है और मैं आपका काम से प्रभावित हूँ और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो मेरी अप्रोच हमेशा से ऐसी रही है, मेरे से मांगा है मैंने काम और लकीली मिला भी है, और कई बार नहीं भी मिला है, बट वो भी एक पॉजिटिव एंड पे आता है, क्योंकि जब आप किसी से काम मांगते हो आपको नहीं भी मिलता, एटलीस्ट वो आपको अपने जहन में रखता है कि ये एक लड़का है जो एफर्ट मारता रहता है ना। और क्या पता जब मैं दोबारा एफर्ट मारूंगा तो उसको रहेगा कि अरे ये तो उस दिन भी आया था। तो फेस्टिवल्स में जाएं, अच्छा सिनेमा देखें पहले तो, है ना। और मेन क्या है ना, फिल्म एक डायरेक्टर्स मीडियम है, जो मैंने इतने टाइम में समझा। डायरेक्टर ने भले ही आप कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो, डायरेक्टर को नहीं आता, पसंद है वो चीज़, तो आपको नहीं करना फिर वो, है ना। आपको ज़रूरत इतना करने की, आप इतना कर रहे हो तो उसका भी कोई नीड नहीं है। मैं लिटरली बताता हूँ आपको, जैसे अभी मैं जिमी शेरगिल जी के साथ फिल्म कर रहा था, 3 दिन पहले की बात है, तो ऑलमोस्ट उसका रैप अप होने वाला था, तो मैंने उनसे ऐसी खाली बैठे हुए थे सर, मैं खड़ा था उनके सामने, तो मैंने बोला जिमी सर एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। उन्होंने कहा ठोको भाई, मतलब वो पंजाबी आदमी ऐसी प्यार से बोलते हैं। तो मैंने बोला सर कि आप इतनी फिल्में कर चुके हो, मतलब 20-25 साल हो गए हैं आपको इंडस्ट्री में, क्या प्रोसेस रहता है आपका एक्टिंग में। तो उन्होंने इतनी कमाल की बात मुझे बोली, अभी तक मेरे दिमाग में चल रही है। उन्होंने बोला कि हम सबसे पहले डायरेक्टर को समझते हैं, जिमी सर ने बोला ये कि डायरेक्टर कौन है मेरा, ठीक है। अब डायरेक्टर कमर्शियल है, उसको बस कट टू कट शॉट्स चाहिए, तो कह रहे तो मैं लोटा भर भर के मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। तो ये सीखने वाली बात है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि बहुत अच्छी एक्टिंग करनी है, बट जब उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो, जब आपका काम इतने में हो जाएगा आप इतना क्यों कर रहे हो। तो सर ने बोला कि जब मुझे पता है मेरे को इतना करना है तो मैं लोटा भर भर के एक्टिंग नहीं करूँगा, जितना नीडेड है उतना करूँगा। आई थिंक ये चीज़ एक्सपीरियंस से ही आती है, तभी वो लोग स्टार्स हैं जी, है ना। दे नो कि हाउ मच दे हैव टू डू, दे हैव टू डिलीवर। तो और एक्टिंग स्कूल में मैंने ये सीखा कि जितनी एक्टिंग आप ना करें वो उतनी अच्छी एक्टिंग है। एक्टिंग ना करना ही सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है एक्टिंग की, जो एक्टिंग स्कूल में सिखाया जाता है। आपने देखा होगा एमेच्योर बच्चे जब स्टेज पे करते हैं तो लगता है कि वो पेड़ बने हैं तो पेड़ की एक्टिंग करते हैं, तो ठीक है वो इनिशियल फेज है, वो भी ज़रूरी है, बट एक्टिंग वही है जब आपको आप एक्टिंग ना करो, जब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ना, तो आई थिंक ये काम कर सकता है ना। थिएटर इज द अमैलगमेशन ऑफ एवरी आर्ट फॉर्म, एवरी इमोशन, एवरी एक्सप्रेशन दैट मेक्स अस ह्यूमन। हाँ जी, इट्स समथिंग लाइक वेयर स्टोरीज ब्रीथ एंड कैरेक्टर्स कम अलाइव। तो एक कितना ज़रूरी होता है ये एक एक्टर के लिए थिएटर करना, तो एक कलाकार के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी जो शुरुआत है वो थिएटर से ही करें। देखिए मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, तो थिएटर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको रीच आप इजीली कर पाते हो। जैसे मैं आपसे बात करूंगा, देहरादून में भी कुछ लोग हैं, 3-4 ग्रुप्स हैं जो कर रहे हैं। अतीक अहमद जी एक थे जो चले गए, अतीक सर। तो जब मैं ड्रामा स्कूल की इंटर्नशिप लेके आया था तो 1 साल मैंने एक्टिंग का डिप्लोमा किया ड्रामा स्कूल MP मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से। उसके बाद उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी, 25 में से 15 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें एक गवर्नमेंट से आपको एक अमाउंट मिलता है 3 महीने में, उसमें आपको एक नाटक तैयार करना होता है। तो मैंने 3 नाटक किए MP ड्रामा स्कूल की स्कॉलरशिप के तहत उत्तराखंड में। उन्होंने बोला कि जो आपने सीखा है बेटा 1 साल उसको इम्प्लीमेंट करो अब। तो मैंने देहरादून जैसा स्टेट इसलिए चुना क्योंकि ये कैपिटल है और मुझे यहाँ पे थोड़ी सहूलियतें थी, ग्रुप्स थे यहाँ पे, तो मुझे थोड़ी हेल्प मिल गई। तो अतीक सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। तो मैंने टाउन हॉल, आपका जो ऑडिटोरियम है टाउन हॉल में, मैंने वहाँ पे किया प्ले। मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे उस समय। मैंने बोला, जब चमोली जी वहाँ पे मेयर थे, उनसे मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा है, कम फंड में नाटक करना है। और उन्होंने बोला बेटा ठीक है तू ले ले, थर्सडे को ले ले और जनरेटर के पैसे दे दियो, बस तेल के, जो लाइट्स वगैरह हम लगाते हैं ना उसमें तेल लगता है। तो ऐसे ऐसे मैंने यहाँ नाटक किए। मैं पंडितवाड़ी में एक जगह है यहाँ पे FRI के पीछे, मैं जब पहली वर्कशॉप के लिए निकला था, मेरे को पता नहीं था कैसे शुरू करूँगा। तो मैंने ऐसा पर्चे लगाने शुरू करे, प्रिंट्स लगवाले। मैंने बोला आई एम डूइंग अ फ्री थिएटर वर्कशॉप, एनीवन वांट्स टू ज्वाइन दे कैन कम। नंबर उम्बर लिखा अपना, पंडितवाड़ी की गलियों में चिपकाया जाए। लकीली मुझे लोग भी मिले, गली मोहल्ले के लोग मिल गए। फिर मैंने यहाँ का कसीगा स्कूल है यहाँ पे, मैंने वहाँ पे भी वर्कशॉप किया बच्चों के साथ। नन्ही दुनिया नाम से NGO है यहाँ पे, मैंने वहाँ पे बच्चों के साथ काम किया। तो मैंने खूब नाटक करे यहाँ पे, उस दौरान मैंने एंजॉय करा। तो थिएटर ज़रूरी इसलिए कि वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। मैं आपको पहले बताया लाइन्स। तो क्या होता है कि जब आप स्टेज करते हो
एमलगमेशन ऑफ आर्ट तो है ही, लाइक जैसे अभी आप और हम भी बैठे हैं तो यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, हमारे फेस पे आ रही हैं, है ना, देन कॉस्ट्यूम है, मेकअप है ना, उसमें आप हर चीज़ करते हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको करना क्या है, बिल्कुल, है ना, आपको स्क्रीन एक्टिंग करनी है कि थिएटर करना है ना, दोनों, क्योंकि ये डिफरेंस अब मैं आपको टू वेरी बताऊँ रोमा जी की, धीरे धीरे पता लगती हैं ये चीज़ें। शायद पहले मैं थिएट्रिकल एक्टिंग करता था, बहुत लाउड भी लगती थी वो कई जगह, फिर धीरे धीरे हम समझे कि कैमरे के सामने पूरा गेम ही अलग हो जाता है। बट अगर आप इतना कर चुके होते हो ना तो अब इतना करने में आपके लिए आसान है। आप अच्छा, समझ रहे हो? कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक्टिंग सीख के ही एक एक्टर बनने की राह पर निकल पड़ते हैं। आप डायरेक्टर भी हैं, आपने डायरेक्ट भी करा है, आप स्टोरी टेलर भी हैं और आप एक एक्टर भी हैं, तो इन सब का जो ज्ञान होता है वो आपकी क्या एक्टिंग पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है? देखिए रोमा जी, मैं आपको सच्ची बताऊं तो मैं वैसे तो मैं हमेशा से एक्टर हूँ और एक्टर ही रहूँगा। आई एम एन एक्टर, डाई हार्ड एक्टर। बट क्या है ना कि सिनेमा मेकिंग से प्यार है मुझे, तो वो मुझे एस्पेक्ट समझने थे, तो मैंने डायरेक्शन भी किया। तो मैं अभी ये जिमी सर के साथ जो फिल्म कर रहा था जी, उसमें आई वॉज सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर इन दिस फिल्म। तो और इससे पहले मैंने राजन डीके के साथ गन्स एंड गुलाब्स किया था, उसमें भी मैं थर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर था। और डायरेक्शन मैंने बहुत किया है, बट क्या होता है ना कि मैं भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहा हूँ। तो डायरेक्शन भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अच्छे फिल्म मेकर से जुड़ना था। जी, मैंने क्या बताया, फिल्म फेस्टिवल जाता हूँ, डायरेक्टर से मिलता हूँ, काम मांगने की कोशिश रहती है उनसे, जी, तो एटलीस्ट डायरेक्शन करूंगा साथ में उनके, तो वो एक लॉबी बनेगी मेरी, वो जानेंगे मेरे को, है ना। बट ऐसा भी नहीं होता है। फिर एट द एंड अब मुझे रोमा जी ये समझ आया कि आपको जो करना होता है ना, आपको वही करना चाहिए। मैं इतने टाइम से डायरेक्शन कर रहा हूँ, मुझे बल्कि बहुत खुशी है और मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे वहाँ पे भी अच्छा काम आया है, बट मुझे फिल्म नहीं बनानी है। तो मुझे एक टाइम में समझ आ गया है कि मैं उस लाइन में ज़्यादा अपने आप को आगे एक्सप्लोर नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, बिल्कुल, उनकी जगह मेरे को नहीं बैठना, है ना। बट ये होता है कि रोमा जी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ना डेली काम नहीं है मेरे पास अभी, भगवान की दया से बहुत जल्दी होगा वो भी, बट डेली आई एम नॉट शूटिंग। बिल्कुल, कभी एक फिल्म आ गई, फिर कुछ टाइम खाली बैठे, इसमें अपना हौसला नहीं हारना है आपको, ऑब्वियसली। सबसे बड़ी बात तो ये होती तब अगर ऐसा कोई डायरेक्शन का काम आ जाता है और वो सिनेमा से जुड़ा हुआ काम है, जी, और उस पर डिपेंड करता है कि कौन बना रहा है उस फिल्म को। कोई अच्छे से, अभी इसमें जिमी सर थे, उसमें राजकुमार राव थे, तो लगता है कि यार अच्छे, जैसे क्या होता है ना, कोई बहुत अच्छे एक्टर जिसको मैं एडमायर करता हूँ या जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर मैं उस समय कुछ नहीं कर रहा हूँ, सपोज अगर उस समय मैं एक्टिंग, मेरे पास कोई फिल्म नहीं है, तो मुझे मौका मिलता है कि उस प्रोजेक्ट में घुस के उन लोगों का काम देखने का और वहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर करने का, तो मैं ज़रूर करता हूँ, क्योंकि वो भी मेरे लिए प्लस है। और डेफिनेटली सीखता हूँ, क्योंकि जैसे देखिए अभी मैं पूरे इस वाली फिल्म में हम पूरा 35-40 दिन, हमने 30 दिन नैनीताल में शूट किया, फिर अभी 8-10 दिन हमने हरिद्वार में शूट किया। तो इतने टाइम के दरमियान में मैं जिमी शेरगिल जी को रोज़ एक्टिंग करते हुए देख रहा हूँ, मैं दिव्या दत्ता जी को रोज़ काम करते हुए देख रहा हूँ। तो उससे क्या होता है ना, टेक्निक समझ में आती है कि वो लोग कैसे काम करते हैं। तभी तो मैं सर से यही क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्या था कि आप कैसे करते हो सर, तो उन्होंने बताया बेटा कि लोटा भर के एक्टिंग नहीं करता हूँ, जितना चाहिए उतना करता हूँ, है ना। तो दिव्या जी को भी उनको क्राफ्ट देखा, तो शायद मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अभी मैं जब मैं खुद एक्टिंग करूँगा, क्योंकि मेरी एक्टिंग में रोमा जी उससे काफ़ी फ़र्क भी आया है, जी, है ना। तो क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ आप देखते रहते हो ना, उससे आप हल्के से मोटिवेट, इंस्पायर हो जाते हो, आप वो चीज़ आपके अंदर आने लगती है। तो मैंने देखा कि जो नॉन एक्टर्स हैं वो किस तरह से क्राफ्ट, जैसे अक्षय कुमार जी के साथ करा जब मैंने मिशन रानीगंज में, तो मैं अक्षय जी का काम देखता रहता था, मतलब मैं बोलता था कि कैसे कर लेते हैं, इतना अच्छा करते थे, मतलब बहुत ही लाइक लगता नहीं था कि वो ही इज़ एक्टिंग, मतलब नॉर्मली करते थे वो। और जब हम उसको स्क्रीन पे देखते हैं, मैंने कहा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और सामने लगता था बहुत ही ऑर्डिनरी सा है। ऐसे ही जिमी सर के साथ भी लास्ट टाइम नैनीताल में शूट कर रहे थे, तो मैंने यही बोला सर आपकी आवाज़ जब हम बात करते हैं, वैसे तो नॉर्मली आपकी आवाज़ ठीक लगती, मतलब अच्छी आवाज़ है उनकी, आपको सीखते रहना है, मतलब जिससे जो अच्छा आपको मिल जाए वो हाँ, आप जल्दी से अपना लें। तो मैंने उनके साथ ऐड भी करा हुआ है एज एन एक्टर, तो वो पहचान गए थे मेरे को। मैंने होंडा शाइन का ऐड किया था उनके साथ 2023 में, तो उसमें भी मतलब उनकी आवाज़ जो है ना, वो बोलते हैं कुछ भी, तो जैसे भी हम बात कर रहे हैं तो वो बोलेंगे हाँ नीरज कैसे हो आप, हाँ नीरज कैसे हो आप, तो मतलब कैमरे में वो अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा, मैंने बोला सर मतलब ऐसे तो बहुत अलग लग रहा था, बट जब हम स्क्रीन में देखते हैं आपको, आपकी आवाज़ तो ऐसा भर के आती है, बिल्कुल, और मज़ा, मतलब गूज़बम्स हो जाते हैं। तो यही सीख रहा हूँ। अच्छा नीरज जी, जैसे आप बड़े पर्दे का भी हिस्सा रहे हैं मिशन रानीगंज, जैसे कि आप बात कर रहे थे, और आप टेलीविजन का भी हिस्सा रहे हैं, भाभी जी घर पर हैं, तो दोनों प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस तो मुझे देखिए बहुत डिफरेंस है। सिनेमा इज सिनेमा, मतलब सिनेमा इज द, क्या बोलते हैं, सिनेमा मतलब पीक है, मतलब बेस्ट 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 सिनेमा इज द हाइट ऑफ क्रिएटिविटी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, सीरियल्स में भी, सीरियल्स में क्या होता है ना कि आपको रोज डिलीवर करना है, लाइक भाभी जी आप देख रहे हैं तो रोज वो ऑन एयर आ रहा है,
तो वहाँ पे भी एक अलग प्रेशर रहता है, है ना। आपको तुरंत लाइंस मिलती हैं और वहाँ तुरंत परफॉर्म करना होता है। सिनेमा में क्या करते हो आप, दिन में 1-1.5-2 मिनट आराम से शूट करते हो, है ना। लाइक आप 2-2.5 महीने में आप 2 घंटे की फिल्म बनाते हो, और यहाँ पे क्या होता है, एक दिन में आप आधे घंटे का एपिसोड छापते हो, तो डिफरेंस तो होगा ही। तो मुझे लगता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि एज एन एक्टर सीखने को बहुत है, क्योंकि लाइक भाभी जी मैंने बाद में शुरू किया। मेरा हमेशा से मतलब मैंने पहले फिल्म्स करी, हमेशा से फिल्म्स मिली, शोज़ मिले। उसके बाद जब भाभी जी का काम किया, तो जिस दिन पहले दिन जब मैं गया था तो मैं डरा हुआ था। मतलब मैंने बोला कि मेरी लाइंस, मैं डायरेक्शन टीम से कह रहा था कि मेरा स्क्रिप्ट भेज दो। फिर फिल्म्स में क्या होता है कि हमको स्क्रिप्ट पहले ही मिल जाती है, लाइक फिल्म से 15-20 दिन पहले, 50 दिन पहले कहानी मिल जाती है। हम पढ़ के तैयारी करते रहते हैं। बहुत आराम से काम होता है, पिरो के जैसे आराम से सुई, जैसे धागा में सुई डाल के एकदम वो करते हैं ना, स्विंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या, वो लाइन ही नहीं आई। अब मैं सेट पे पहुँचा हूँ, अभी भी लाइन नहीं है मेरे पास। मेरा कॉल टाइम था 2 बजे का, मैं 12 बजे पहुँच गया था, मुझे 12:30 1 बजे लाइन मिली, और वो कम से कम 10-15 पन्ने थे जी। ठीक है, वो मैंने करे कैसे ऐसा करके याद कर लिए, दिमाग में डाल लिए। फिर आधे घंटे पहले एडी आते हैं, वो बोलते हैं कि चेंज हो गया है, फिर से लाइन सारी चेंज हो गई है। मैं और डर गया, वो बहुत अच्छे से निकल गया। तो डिफरेंस बस ये है कि वहाँ काम थोड़ा बहुत फास्ट होता है ना। यहाँ बहुत इत्मीनान से आप क्रिएटिवली कर सकते हो, बट जो उसमें भी कर जाते हैं ना, हैट्स ऑफ है। तो और मुझे खुशी है कि मैं उस शो का पार्ट हूँ जो बहुत इंडिया का मतलब वन टॉप शो है वो। तो मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, आसिफ सर के साथ जब मैं करता हूँ, है ना। तो सारे एक्टर्स वो कमाल के हैं, मतलब 10 साल से कर रहे हैं। मिशन रानीगंज इतना सीरियस मूवी थी इतनी जी, और भाभी जी घर पे हैं, वो एक लाइट हार्टेड मोमेंट्स हैं। तो हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू शिफ्ट बिटवीन सच कॉन्ट्रास्टिंग जॉनरा? तो वही होता है रोमा जी, एक तो क्या लगता है, एक तो मैं लकी भी हूँ कि हर चीज़ करने को मिली। और एक्टर के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि उसको हर तरह के किरदार अगर मिल जाए, वो टाइप कास्ट ना हो। समझ रहे हो आप कि मैं रोमांटिक भी कर सकता हूँ, मैं एक्शन भी कर सकता हूँ, मैं सीरियस भी कर सकता हूँ, मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ। जितने आप वर्सेटाइल होगे, मुझे लगता है उतने आपके दरवाजे और खुलेंगे। तो मेरे को तो ये है कि जो भी आता है रोमा जी, मैं उसको ईमानदारी से पढ़ता हूँ, अपने हिसाब से करता हूँ। मतलब आप रिसर्च भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और या आप अपने इंस्टिंक्ट्स पे भी चलते हैं कहीं ना कहीं? मैं, ये आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करा है, मैं इंस्टिंक्ट्स पे बहुत बिलीव करता हूँ, और अब ज़्यादा करने लगा हूँ जी। पहले मैं बहुत टेक्निकल में बहुत हो गया, बीच में था बहुत, लाइक मेथड एक्टिंग फॉलो करना। बट अभी कभी ना मैं इसकी भी सुनता हूँ। तो कभी लगता है कि ज़्यादा ब्रेन की नहीं सुनना, हार्ट की भी सुननी चाहिए कभी। तो मेरे लिए बहुत काम किया है। लाइक ऑन द स्पॉट मैंने कुछ इम्प्रूव कर दिया, डायरेक्टर से बोल दिया सर इसमें ये बोल के देखूँ क्या, वहाँ पे पंच आया, हंसे वो लोग, है ना। और ऐसा नहीं है, आई एम एन डायरेक्टर से एक्टर। लाइक मेरा डायरेक्टर मुझे बोलेगा कि नीरज ये ज़्यादा हो रहा है, तो मैं कम भी करूँगा। मेरा डायरेक्टर आपको सिखाता है, और वो ना आपके अंदर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो झलक देख लेते हैं ऑडिशन में, या जब आपसे मिलते हैं उनको समझ में आता है कि ये जा रहा है और मैं इससे करवा लूँगा। मैं आपको लिख के बताता हूँ रोमा जी, डायरेक्टर अगर चाहे वो किसी नॉन एक्टर से भी एक्टिंग करवा सकता है इफ़ ही वांट्स, है ना। तो यू हैव टू फॉलो योर डायरेक्टर, कंप्लीट सरेंडर। और फिर आपको लगता है कि आप इससे भी कुछ अलग दे सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड टॉक टू हिम। आप बोलोगे सर इसको ऐसा करके बताऊं क्या, मुझे लगता है कि ये मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा करके देखते हैं, अलाउ करते हैं तो वो भी करके दिखाइए। तो एज एन एक्टर हमारी तैयारी क्या होती है, हम एक चीज़ को कम से कम 50 तरीके से कर सकें, है ना। तो ट्रेनिंग आई थिंक इसलिए होती है कि आदमी उससे मतलब ना अपने काम को इतना, जैसे आप सपोज रोज बाइक चलाओगे तो आपको पता होगा कि मेरे को किस क्लच में टायर उठाना है, पीछे से टायर उठाना है, स्लिप कैसे मारनी है, तो यही प्रैक्टिस है। अच्छा, ऑन सेट्स या ड्यूरिंग रिहर्सल्स ऐसा कोई यादगार लम्हा जिसे आप आज भी सोचते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती हो? यादगार लम्हा हाँ मेरे लिए वही है, मिशन रानीगंज का। तो उसमें हम लोग लंदन में थे, हम लोग यॉर्क में थे हम। तो वहाँ पे अक्षय सर का शॉट चल रहा था, तो वहाँ पे ना मैं खड़ा हो रखा था साइड में, तो मैंने ना टीका वगैरह लगा रखा था माथे पे। तो तब तक लाइटिंग वगैरह हो रही थी, तो अक्षय सर ने ऐसे कंधे पे हाथ रख दिया, मैं और डर गया, ठीक है। और मेरा वही फ़ोटो आ भी गया था, मतलब वो फ़ोटो उन्होंने उनके कैमरामैन ने खींच के मुझे दिया भी था, मुझे पता भी नहीं था फ़ोटो खींचेंगे वो मेरा कभी हिम्मत नहीं हुआ, मैंने उनसे बोला सर एक फ़ोटो, मैंने कभी नहीं खिंचवाई उनके साथ फ़ोटो आज तक। वो उस दिन वो कंधे पे हाथ रखा, वो फ़ोटो भी आ गई। तो वो बोल रहे बेटा कहाँ से हो, उन्होंने पूछा, मैंने बोला सर यहाँ से हूँ, उत्तराखंड से हूँ। फिर मैंने माथे पर टीका लगा रखा था, कहते पंडित हो, मैंने कहा नहीं सर पंडित नहीं हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, करता रहूँ, डेली करता हूँ ये वो। बस फिर ये सब बात हुई, फिर कह रहे कि अच्छा मेहनत करते रहो, अच्छा होगा ये वो। तो जब उन्होंने छोटा सा इंसिडेंट था तो ये बड़ा याद रहता है, क्योंकि इतना बड़ा स्टार जैसे मैं क्यों नोटिस करेंगे, वो मैं ऐसे खड़ा था, उन्होंने अपने अभी कंधे पे हाथ डाल दिया, बात करने लग गए, तो बड़ा अच्छा लगा वो मोमेंट। अच्छा, लोगों में एक फेयर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समबडी हु इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ दैट डिसीजन,
कि करें या नहीं करें, या प्लान बी भी साथ में लेके नहीं चलें? समझा नहीं मैं, फेयर ऑफ रिजेक्शन, अच्छा जी, ओके। अगर हम जो चीज़ सोच रहे हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा करियर है कि जहाँ पर आपको श्योरिटी नहीं होती है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारी होती हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो प्लान बी भी लोगों को साथ लेके चलना चाहिए जो इस करियर के बारे में सोच रहे हैं। देखिए रोमा जी, मेरे को ऐसा लगता है ना कि फियर ऑफ रिजेक्शन, देखिए हर जगह है वो। आप बिजनेस भी कर रहे हैं बहुत बड़ा, वो भी फेल हो सकता है जी, है ना, नहीं होना चाहिए। मतलब मैं तो अभी एक स्कूल में गया था, तो वहाँ पे वहाँ के डायरेक्टर ने बोला कुछ लिख दो बच्चों के लिए, वो उन्होंने फ्रेम करा था, तो मैंने उनको यही बोला था कि कीप फेलिंग एंड गेट रिजेक्टिंग व्हाट यू वांट, उसके लिए। क्योंकि वो रिजेक्शन जो उस, जैसे सपोज मुझे यही करना है, एक्टिंग करनी है, और वहाँ मैं फेल हो रहा हूँ ना, वो और अच्छी चीज़ है। लाइक रिजेक्शंस आर अ कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। अगर आप डाई हार्ड रिजेक्टेड हो रहे हो ना, सपोज मेरे को कहीं करना था और वहाँ पे मैं गिरा उस बिल्डिंग के सामने, लाइक किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के सामने मैं रिजेक्ट हुआ, और हिम्मत आती है। आपको फेथ रखना है, क्योंकि मेरे को लगता है यूनिवर्स को आप सिग्नल दे रहे हो। अगर आप प्लान बी के बारे में सोच रहे हो ना, आप यूनिवर्स को आप बोल रहे हो कि मैं इसके कैपेबल नहीं हूँ, तो मैं चलो ये भी कर लेता हूँ। तो प्लान बी ये होना चाहिए कि प्लान ए को मैं सक्सेसफुल कैसे करूँ। जी, जैसे अब देखिए बॉम्बे में सबसे बड़ा जंग क्या है, सस्टेन करना है ना, फाइनेंशियली सस्टेन करना, वहाँ पे रहना, वहाँ पे सस्टेन करना, सर्वाइव करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। रेंट बहुत ज़्यादा है, और डेली काम नहीं है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो आपको बैलेंस ऐसे रखना है कि, और एक और चीज़ मैंने सीखी, जी, कभी किसी काम को ना मत करो। जैसे कई एक्टर्स मैंने ऐसे देखे, मतलब मैं नॉन एक्टर्स की बात नहीं कर रहा, बट कई एक्टर्स ऐसे जो अभी नए नए हैं, जिनके पास बिल्कुल काम नहीं है, तो क्या होता है कि उनके पास 1-2 दिन के सीन आते हैं, तो वो थोड़े दे गेट इगोइस्टिक कि मैं तो नहीं करूँगा एक दिन का सीन। फिर मैं उनसे ये बोलता हूँ, यार घर पे भी तो, मेरे दोस्त ही होते हैं कई, मैं बोलता हूँ यार घर पे भी तो खाली बैठा था ना, तू चले जाता तो क्या हो जाता। ठीक है, एक छोटा सा सीन है, वहाँ जाएगा, कम से कम जिस काम को तू करने के लिए आया है तो थोड़ी सी देर के लिए करेगा, बट तू करेगा, और तू 4 नए लोगों से मिलेगा, डायरेक्टर से मिलेगा, क्या पता वहाँ से तेरे को कुछ और मिल जाए, है ना। जी, तो मैं खाली कभी नहीं बैठना चाहिए। प्लान बी होना चाहिए। प्लान ए को मैं कैसे, सपोज मैं अभी कर रहा हूँ मुझे नहीं आ रहा, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसके साथ साथ आई कैन गेट इनटू असिस्टेंट डायरेक्शन, या फिर कई लोग जैसे देखिए बॉम्बे में के अंदर कई लोग कास्टिंग कर रहे हैं आज के डेट में, दे आर कास्टिंग डायरेक्टर्स, तो दे आर एस्पायरिंग एक्टर्स ओनली, बट जस्ट टू सर्वाइव, जब तक उनके पास एकदम पुख्ता काम नहीं आ रहा, वो कास्टिंग कर रहे हैं। कई लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब वो सपोज ये फिल्म है तो वो फिल्म के आजू बाजू ही चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि मछली की आँख तो सिनेमा ही है ना। अच्छा नीरज जी, जल्दी से एक डायलॉग आपकी मूवी का, कौन सी वाली का बताऊँ आपको? कोई भी एक डायलॉग। मैं मिशन रानीगंज में उसको बोलता हूँ कि जब प्रपोज कर रहा होता ना अपनी गर्लफ्रेंड जी, सुनीता जी, को, तो उसको जी। बोलता हूँ कि ये ऐसे आपको देख के बोलना है कि ऐसे वहाँ बोलना है। हमारे दर्शक आपको देख रहे हाँ। होंगे, आप कैमरे में देखकर बोलिए। ऐसे बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे ना बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं येलो और ये सब वो सब, तो मैं बोलता हूँ इसमें तरह तरह के फूल हैं सुनीता, जो दिल करे निकाल लो, हम समझ जाएंगे कि तुम्हारे हृदय में हम रले का भावना है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ आज साझा करी। और दर्शकों देखिए, आज हमने बहुत कुछ सीखा है कि हर कहानी, हर किरदार, हर अनुभव हमें अपनी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लेके जाता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं और उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।